Very well, people. So good afternoon. Last weekend, I see. Okay, not everybody is here yet, but okay. हाँ जी. Just remind me quickly. Last weekend हम लोग I believe linear regression कर रहे थे. This time of data set. हाँ जी. Within this data set, आप क्या क्या चीजें देख चुके थे? I think सारे ही fundamentals हम बात कर चुके थे. Most of them. डेटा आया. रॉ डेटा में आपने चेक किया क्या क्या? For anomalies. Yes. Duplicacy, missing value, this and that. You moved on. फिर यूनिवेरिएट किया था आप लोगों ने. आउटलायर ट्रीटमेंट, वी सॉ दैट. कैपिंग, फ्लोरिंग नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? वी सॉ दैट. ओके. वी मूव्ड ऑन टू देन समथिंग डमी वेरिएबल. रिमेंबर दैट डमी वेरिएबल की क्या जरूरत पड़ गई थी? ये भी आप देख चुके हो. कोई बता सकता है जल्दी से डमी वेरिएबल की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या होता है डमी वेरिएबल? करेक्ट. जस्ट बताते रहना everybody so that we are on same page. Yes. Okay, categorical variable को your algorithm is geometry based और categorical variable को as such deal नहीं कर सकता. So we went ahead with dummy variable instead of categorical variable as such. Okay, finally we did something called scaling. Did we do that? Scaling? Did I talk about that? ठीक है, वो भी हुआ. Then we went ahead with the available data था. We splitted that data set into two different data sets, TRN and BAL. अब ये क्या होता है? क्यों कर रहे थे ये? अब ये करने की क्या जरूरत पड़ गई थी हमें? This highlighted code, highlighted piece of code. Yes, because I have limited amount of data available to me. उसी से काम चलाना पड़ेगा, उसी से मुझे मॉडल भी बनाना है और उसी से somehow मेरे को मॉडल का इवैल्यूएशन भी करना है. आई नीड टू वैलिडेट दिस मॉडल आल्सो कि इसका रिजल्ट कैसा-कैसा आता है. राइट. सो दैट इज व्हाई अवेलेबल डेटा जो था मेरे पास, आई स्प्लिटेड इट इनटू ट्रेन एंड वैलिडेशन. नाउ आई हैव टू डेटा सेट्स in 75 and 25% ratio. Okay, then we moved ahead with linear regression. अभी सारी चीजें सेटल्ड हैं and we went ahead with linear regression. और हमने देखा कि R squared, adjusted R squared is something 0.929 of the first default model. इस फर्स्ट डिफॉल्ट मॉडल में कुछ वेरिएबल इंपॉर्टेंट हैं, कुछ वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं हैं.
like this one, like this one. जो इम्पोर्टेंट है उनकी पी वैल्यू उतने पता ही है कि बहुत लो है। अब हमारा दूसरा कंसर्न आया है। वो कंसर्न क्या था? There are variables which are not important, there are variables which are important, and then there may be variables which are feigning to be important. Remember that? The multicollinearity issue? मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आपस में ही कोरिलेशन हो सकता है। I don't want that to happen. I want really important ones, not those which are just feigning to be important. चलो वो भी करेंगे। पहले स्टेप रिडक्शन कर लेते हैं, कुछ तो काम हल्का कर देगा ये हमारा। And it runs many iterations, and finally it comes down to a lesser model, model 2. अब इस मॉडल में देखने में बहुत कम ऐसे लग रहे हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड स्टिल 0.92। तो नेक्स्ट हम BIF देख रहे थे, जहाँ पर क्या हो गया था, अटक गए थे हम लोग लास्ट टाइम। आई होप दिस टाइम एवरीबॉडी इज अलॉन्ग विद मी, और इटरेशंस शायद कुछ करके ही आप लोगों ने देख लिया। देख लिया है क्या सच में? ओके। तो यहाँ तक शायद आप लोगों का कोड भी तैयार होगा। यू मे आई थिंक यू नो कि क्या हुआ होगा इसके बाद। My machine is extra slow today. Okay, wow. Here we were. We saw VIF is way too high for some variables. 28, ओके। 28 से नीचे कितने? 4। तो वो तो हमने देखा था। 5 तक है तो चलेगा, उतने में इतने हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। 5 के आसपास है वो तो चल जाएगा। 28, दिस इज बियॉन्ड 218, way beyond. And then there are 400 something, 400 something. They are way too beyond, right? So how we are going to do this is, देखिए होगा शायद आप लोगों ने। लेट्स क्रिएट अ मॉडल 3। ये कहाँ से मिलेगा? ये रही समरी इसकी। मॉडल 2 जो आपका बना था, here is the call of that model 2. You just have to copy paste. Highest VIF is by whom? तो हाईएस्ट VIF हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है कॉल, एंड हाईएस्ट VIF इज ऑफ y। लेट्स चेक दिस आउट। हमारे मॉडल 2 में एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड वाज 0.929। अगर हमने y रिमूव किया, then adjusted r squared comes down to what happens? It is
0.9289, पहले 0.929 था, तो कितना ड्रॉप आया है आर स्क्वायर में? हाँ, नहीं आया है, 0.0001। Let's see what happens to VIF after this. अगर हम y रिमूव करते हैं तो what do we see? What happens to VIF? देख रहे हो, x की पहले 400 समथिंग की, y के जाने से x की अपने आप कम हो गई, यानी x और y में बहुत अच्छा कोरिलेशन था। y चला गया तो x का कोरिलेशन अपने आप खत्म हो गया। यस, तो अब प्रॉब्लम कौन है? अभी हाईएस्ट इसकी है, कम तो हो गई, x की भी कम हुई है, b की भी कम हुई है, लेकिन हाईएस्ट, हु इज हाईएस्ट? x इज हाईएस्ट नाउ। Okay, let's check this out. Let's go to next iteration. What is to, you see, this is boring and this may feel boring, this may feel, this may make you lethargic, but yes, ये iteration में ही करना चाहिए। We don't remove multiple variables at a time. अभी देख भी लेंगे क्यों। इस iteration में x जाना चाहिए था, तो we are removing x. Let's see what happens to VIS. Wow, check this out. x के जाने से z की अपने आप ठीक हो गई, ये भी 100 समथिंग चल रहा था। What happens to r squared? Let's see what happens to r squared. Previously it was 0.9289, now it is 0.9281. हाँ, अरे लास्ट लास्ट प्लेस अगर छोड़ दूं तो सेम ही है, 0.928। इससे पहले वाली वो भी 0.928। Well, now there is something which you can play with. Play with in the sense, this is before you adjusted r squared पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, x गया तो भी। See, this is my habit, you can follow this or you may just, one thing you can go ahead with this। मेरा हैबिट है दोनों तीनों चीजें चेक करने का। आई यूजुअली चेक, ओके हाईएस्ट मैंने हटा करके देख लिया, मैं कह रहा हूँ ये सेकंड हाईएस्ट, ये भी ज्यादा पीछे थोड़ी है इससे, यार दिस इज 200 समथिंग, दिस इज 180 समथिंग, तो वीआईएफ जैसी इसकी है लगभग ऐसी ही इसकी है। तो दिस इज माई प्रैक्टिस, तो दोनों को ही ट्राई कर लेता हूँ मैं ऐसे जब मेरे को दिखते हैं आसपास। अब तुम बोलो कि ये भी तो हाईएस्ट है, इसकी भी तो काफी हाई है, लेकिन इनके कंपैरिजन में कितना है? ये भी 10 से ज़्यादा है, 5 से बहुत ज़्यादा है, इट इज़ 28, बट इनके कंपैरिजन में कहाँ है? आई होप समझ आ रहा होगा। जो टक्कर देने वाले हैं वो तो ये दो ही हैं जिनकी वीआईएफ ऐसी है, एक्स एंड जी। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, तेंदुलकर का उत्तराधिकारी अगर ढूंढ रहे हो
तो इसे मान सकते हो, इसे नहीं मान सकते, जो अंडर 16 में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, लेकिन इनके मुकाबले में कहीं नहीं है। तेंदुलकर के उत्तराधिकारी विराट हों तो बेहतर है। लेट्स सी होता क्या है। अच्छा नहीं, वाई तो पहले ही हटा चुके, मैं कह रहा हूँ एक्स नहीं हटाते, एक्स की जगह जी हटा देते हैं मॉडल 4 में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू वी आई। पहली चीज, फर्स्ट गुड न्यूज, सेम रिजल्ट, जी के जाने से भी वी आई एफ बहुत अच्छे से खत्म हो गई है। जो हंड्रेड्स में जा रहे थे वो निपट गए सब। और इस पर भी क्या फर्क पड़ता है, क्या पड़ता है, देखो देखो देखो, पहले ये थी, अब ये है, अगेन वही 0.0001। इट मीन्स मेरा काम भी हो गया, वी आई एफ भी खत्म हो गई, और मैंने एडजस्टेड आर स्क्वायर भी ड्रॉप नहीं होने दिया। एक्स से भी कोई खास नहीं हो रही थी, लेकिन अभी और भी अच्छी रिटर्न हुई है। तो इसलिए कह रहा था कि मैं दोनों ट्राई कर लेता हूँ, कभी कभी ऐसे बेनिफिट मिल जाते हैं। ठीक है जी, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट इटरेशन। अभी कौन दिख रहे हैं मेरे को, कैरेट और एक्स, दो दिख रहे हैं ऐसे जिनके वी आई एफ अभी डेंजरस है। मॉडल 5, मॉडल 5, मॉडल 5, हाइएस्ट इज एक्स, ओके, एंड एक्स विद 28, कैरेट की कितनी है 27.9। समझ रहे हो, उन्हीं को ट्राई करेंगे जिनकी कंपेरेबल है वी आई एफ। ऐसा नहीं कि यहाँ 300 चल रही है और यहाँ तुमने 100 वाले को जैसे, उसका मतलब नहीं है फिर रेस में होने। जो रेस में है उनको कंपेयर करेंगे। हाँ, अगर रेस में है तो फिर ठीक है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड जा सकते हैं अगर आसपास है। तो यहाँ पर वही दे रहे हैं, एक्स इज हाईएस्ट, कैरेट इज सेकंड हाईएस्ट, और दोनों कंपेरेबल। चलो एक्स हटा के देखते हैं, हाईएस्ट तो यही है। एक्स हटाया हमने मॉडल 5 से, वी आई चेक करते हैं, एंड वाह, सारे चले गए अंडर 5। बेस्ट केस सिनेरियो, मेरा काम तो है। और स्क्वाड चेक करते हैं, हाँ जी, तो कितनी आती है आर स्क्वायर, अर्लियर इट वाज 0.9288 समथिंग। हाँ तो 0.928, 0.929 मान लो, अब इट इज 0.919। तो रफली 1% ड्रॉप आया है आर स्क्वायर में एक्स के जाने से। ओके, स्टे विद मी। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन कैरेट हो सकता है। दोनों का वी आई एफ काफी हाई था, इसका मतलब दोनों में कोरिलेशन तो है। मैंने एक्स वापस रख दिया, कैरेट उड़ा दिया। ओके, मॉडल 5, वी आई एफ अगेन सेम रिजल्ट, वी आई एफ सारी कम हो गई। नाउ ऑल वी आई एफ अंडर 5, and let's check summary. You check summary, what happens? R squared drop from some 92% to 84%. It is some 8-9% का ड्रॉप आया है सडनली, 8% डेफिनेटली। क्या बताना चाह रहा है मतलब आपका, क्या बता रहा है ये समरी,
रिमेंबर हमने बात किया था कार लेंथ, कार विड्थ, पार्किंग एरिया। अब हटाएं तो हटाएं किसे? अगर इनमें आपस में कोरिलेशन है तो वी आई एस तो सबकी हाई दिखेगी। वही हो रहा है। एक्स, वाई एंड सी वर faking to be important. Actually, they all depended on carrot, and carrot is the one जिसका असल में इम्पोर्टेंस था, जो असल में प्राइस में इम्पैक्ट डाल रहा है, which is really the best predictor out of all these. All others are taking a piggyback ride on this important variable. देखने में इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्योंकि कोरिलेटेड है, हेवीली कोरिलेटेड है उससे। ठीक है जी, गॉट द जस्ट। सो लेट्स कीप कैरेट बैक। हाँ, 7-8% ड्रॉप आने से अच्छा 1% ड्रॉप आ जाए, उससे तो ये ठीक है। तो लेट्स नॉट रिमूव कैरेट, लेट्स रिमूव एक्स। ठीक है, 1% ड्रॉप आ गया, लेकिन अब मेरी वी आई एफ ठीक हो गई, एंड इवेंचुअली ड्रॉप आने के बावजूद मेरी आर स्क्वाड को खराब नहीं है, बहुत अच्छी है। स्टिल इट इज वेरी फैंटास्टिक। नाउ टेल मी बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर, यहाँ तक कोई क्वेरी, क्वेश्चन? ये कोड चाहिए आप लोगों को? ये कोड है, यहाँ तक आप लोग कर चुके हो, साथ में रन कर रहे हो? द बेस्ट विल बी हाँ इफ यू डू इट बाय योरसेल्फ। थोड़े से इटरेशन अपने आप करने होंगे आप लोगों को, जो आज किए हैं अभी अभी। अभिलाष, वैसे होता क्या है, मैं बता देता हूँ। इवेंचुअली यू एंड अप विद रिमूविंग ऑल अननेसेसरी वैल्यूज इफ यू आर केयरफुल। अगर पहले स्टेप में एक्स हटा दोगे तो अगले स्टेप में जी का नंबर आ जाएगा, सूनर और लेटर, इफ यू आर केयरफुल इनफ। आई एम जस्ट टेलिंग यू माय प्रैक्टिस, आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाट इज द बेस्ट मेथड और आई एम द वन, आई एम द आई एम नियो। नो आई एम नॉट, आई एम जस्ट टेलिंग इट इज माय प्रैक्टिस। If you don't feel like doing this way, you can do just try that way. कौन सा वे? हाईएस्ट वाला हटा के देखो, अगर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप आ रहा है आर स्क्वायर में, लाइक दिस वन, जैसे कैरेट में आया तो नहीं हटाते, सेकंड हाईएस्ट वाला हटा देंगे, और अदरवाइज यू कीप रिमूविंग द फर्स्ट हाईएस्ट। If there is not much drop in R square, you keep removing. If there is high drop, now how high is way too high? कितने हाई की बात कर रहे हैं? 1-2% तक चलेगा मेरे को, उससे ज़्यादा हो रहा है दैट मीन कुछ गलत हो। So in that case you move on to the second highest. Second highest कैसा होना चाहिए? The comparable one. Not like one is 1000 and other is 100 and you are moving to second highest. Not like that. ओके, कहानी खत्म नहीं हुई अभी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी वी आई एफ ठीक हुआ है, अभी मैं देख रहा हूँ मेरे पी वैल्यूज, हालांकि कोई अनइम्पॉर्टेंट बचा नहीं है। अगर कोई अनइम्पॉर्टेंट बचा होता तो हम फिर उसे भी हटाते, अगले इटरेशन में हम पी वैल्यू के अकॉर्डिंग हटाना शुरू करें। ठीक है, लाइक दिस वन, अभी इसकी पी वैल्यू कम आ गई है, सिंगल स्टार आ गया, सिंगल स्टार चलेगा मेरे को, 5% से कम तो हो नहीं चाहिए, सो इट इज 0.03% चलेगा। लेकिन सपोज इसकी पी वैल्यू हाई होती, 10%, 20%, 30% समथिंग, तो अगले इटरेशन में हम इसको हटा देते। समझ गए प्रोसीजर? फर्स्ट मॉडल विद ऑल द पॉसिबल वेरिएबल्स, बैकवर्ड डिडक्शन कर रहे हैं।
बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, हम एक्सपर्ट नहीं है। सेकेंड स्टेप, स्टेप रिडक्शन। So the algorithm will run. It will remove as per adjusted R squared. It will maintain adjusted R squared and remove the unnecessary variables as much as it can. And then in third step, we check for multicollinearity. We move ahead with removing multicollinear variables. The higher, the sooner. After taking care of multicollinearity, the BIF issue, we move on to p-values. Now I am certain multicollinearity चला गया ना, तो अब जो बचे हैं ये सारे या तो इम्पोर्टेंट दिख रहे होंगे या अनइम्पोर्टेंट दिख रहे होंगे। Now none of them is faking to be important. अच्छा, अनइम्पोर्टेंट में भी सपोज जस्ट बता रहा हूँ, दो वेरिएबल आ गए पी वैल्यू हाई वाले, एक ये भी आ गया, एक ये भी आ गया, तो कौन से को पहले हटाओगे? जस्ट इमेजिन, अभी तो सारे इंपॉर्टेंट दिखा रही हो, पी वैल्यू सबकी ही कम है 5% से, इनफैक्ट मैक्सिमम की तो बहुत ही वो है। हाँ यस एग्जैक्टली, अगेन दोनों नहीं हटा के देखेंगे, आइटरेशंस। चलो फाइनली मॉडल 5 सीम्स टू बी अ डिसेंट वन। बीआईएफ ठीक हो चुके हैं, पी वैल्यू सबके ठीक ठाक हो गए हैं, so this seems to be fine model, very clean model. Let's go for predictions. yes, चेक कर लें अपने मॉडल को जरा कैसे प्रेडिक्शन देता है। एक्साइटेड? कैसे करेगा देखो, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कैसे देता था, x1 m1 into x1 m2 into x2 m3 into x3 and finally intercept c, ऐसे ही देता था ना। and so on and finally the constant c। तो देखो कहाँ गया तुम्हारा वैलिडेशन डेटा, ये रहे तुम्हारे x1 x2 x3 की वैल्यूज, ये रहे उनके कोएफिशिएंट्स, ये रहे एंड फाइनली इंटरसेप्ट, वही लीनियर इक्वेशन जो आनी थी तुम्हारी एन डायमेंशनल स्पेस में आ गई। प्राइस कैलकुलेट कर लो। तो क्या हम ये वैल्यूज इक्वेशन में भरेंगे ऐसे? नॉट एक्चुअली। क्या हुआ, ज्यादा डरा देगा मैंने? नहीं, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन थोड़ा सा हैपनिंग भी है। लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल, आई एम कॉलिंग इट predicted price. Okay, let's call it predicted price. The function is predict. You don't have to do it manually. Intercept value is different for each variable. No, Abhilasha, intercept, जो पहले कर रहे थे, इससे कंफ्यूज मत हो यार। आपने पहले क्या किया था, सिंगल वेरिएबल के साथ अगर इक्वेशन बनी होती है ऐसे सी mx प्लस सी, या इसे बोलो c1, तो m1 x1 प्लस c1, दूसरा वेरिएबल कुछ और इम्पैक्ट डाल रहा होगा, वो m2 x2 प्लस c2 हो जाएगा। लेकिन इन जनरल टर्म में मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरह से c1 c2 c3 सबको ऐड करने की जगह मैं क्या कह रहा हूँ, c1 प्लस c2
इवेंचुअली ये तो कांस्टेंट ही होगा ना, दिस एवरीथिंग विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट कैपिटल सी डैश, उसे इंटरसेप्ट बोल रहे हैं इसी कुछ। तो दिस इज कलेक्टिव कांस्टेंट। आई होप क्लियर। किसी और को नहीं कंफ्यूज मत हो इसको बार बार, ठीक है। स्टे विद मी, स्टे विद मी। द फंक्शन इज predict, द सिंटैक्स इज आई एम टेलिंग कौन से मॉडल से प्रेडिक्शन करना है, तो मॉडल इज 5, मॉडल 5 इज द मॉडल। हेल्प में देख लेना इसका पैरामीटर्स जो भी दे रखे हैं। एंड सेकेंड पैरामीटर इज कौन से डेटा पे प्रिडिक्शन देना है, so न्यू डेटा सेट इज लाइक दिस। समझ गए, सिंपल। आपका मॉडल, फाइनली मॉडल कौन सा है और आपका कौन सा डेटा सेट पे प्रिडिक्शन देना है। एंड हियर इट कम्स द predicted price, और लेट्स डू वन थिंग बेटर। मैं कह रहा हूँ प्रेडिक्ट प्राइस कॉलम वैलिडेशन डेटा में ही बना दो, नॉट अ डिफरेंट वेक्टर। आई एम सेइंग दैट क्रिएट अ न्यू कॉलम प्रेडिक्ट प्राइस इन वैलिडेशन डेटा सेट इटसेल्फ। तो वैल डॉलर प्रेडिक्ट प्राइस एक नया कॉलम आ जाएगा और उसमें वैल्यूज आ जाएंगी जो प्रेडिक्ट फंक्शन फिलअप करें। तो ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हें दोनों दिख जाएंगे। व्हाट हैज हैपेंड इज, हाँ जी, ओरिजिनल प्राइस, अच्छा ये तो जी स्कोर में हमने कन्वर्ट किया था, चलो ठीक है, जी स्कोर की टेंशन बाद में लेते हैं फिलहाल। जी स्कोर से वापस प्राइस कैसा आएगा वो भी देखते हैं, लेकिन फिलहाल प्राइस इतना था और प्रेडिक्शन प्राइस कुछ इतना इतना। ठीक बात है, ठीक बात है। प्रेडिक्शन हो चुका, स्केलिंग, डमी वेरिएबल, ट्रेन, वैलिडेशन, सब चीज़ों का काम हो चुका है अभी। अब मेरे को बस ये देखना है कि हमारे प्रेडिक्शन कितना क्लोज है एक्चुअल प्राइस से। इस डेटा में एक्चुअल तो मुझे पहले से अवेलेबल था, प्रेडिक्शन मेरे मॉडल ने दिया है। अब ये देखना है कि इनमें डिफरेंस कितना है। लेट्स गेट बैक टू, हाँ जी, जी स्कोर क्या होता था, किसी चीज़ का जी स्कोर क्या होता था। मेरे पास एक कॉलम था प्राइस, मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया जी स्कोर ऑफ प्राइस। तो क्या था ये जी स्कोर एक्चुअली, जी स्कोर ऑफ प्राइस वॉज इज इक्वल टू, यस, प्राइस P1 क्या PI बोल रहा हूँ, हर एक डेटा पॉइंट के लिए होगा ये तो, माइनस मीन ऑफ प्राइस, यस, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इन प्राइस कॉलम, यस यही था। अब मेरे को क्या चाहिए, दिस वाज जी स्कोर ऑफ प्राइस आई, और मेरे को अब वापस चाहिए प्राइस आई। कैसे आएगा, हाँ करना जरा LHS RHS इस इक्वेशन में।
इस इक्वेशन में करना किसी तरह ये पाई आई निकल जाए, ये निकल जाए पी आई, प्रायस आई शुड बी इक्वल टू व्हाट, जी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट, करेक्ट, एंड प्लस मीन। काम हो गया इससे, काम हो गया इससे। ठीक है, समझ गए? तो उसकी दिक्कत नहीं है कि प्राइस की एक्चुअल वैल्यू कैसे मिलेगी, वो तो कैलकुलेट हो जाएगी। क्या रिपीट कर दूँ? क्या रह गया इसमें? तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? मैं कह रहा हूँ प्राइस का जी स्कोर, मैंने जी स्कोर में कन्वर्ट कर लिया था प्राइस को। वो कितना होता है? प्राइस, प्राइस की जो भी वैल्यू है, आईएथ वैल्यू माइनस मीन ऑफ प्राइस कॉलम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यही तो होता था जी स्कोर। इसी को घुमा घुमा कर मैं कह रहा हूँ मेरे को वापस प्राइस कैलकुलेट करना है, तो इसी इक्वेशन को ये काइंड ऑफ अभिलाषा वापस एक्चुअल वैल्यूज लेकर के आ रहा हूँ। ये भी लाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं और जा रहा था। मैं एक्चुअली वो बताना चाह रहा हूँ, कभी तुम्हें लगा कि ये वापस जी स्कोर से वापस कैसे आएंगे, तो वापस तो आ जाएंगे। हाँ, मैं अभी वही बोलने वाला था मोनिका, इफ यू हैव, अगर आपने नॉर्मलाइज किया है मैक्स वैल्यू से डिवाइड करके, देन यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई बाय मैक्स वैल्यू। व्हाई कांट यू मल्टीप्लाई? आई सी नो रीजन यू कैन नॉट, व्हाई कैन नॉट मल्टीप्लाई बाय मैक्स वैल्यू? हाँ, मतलब ध्यान रखना है, अगर नॉर्मलाइज किया है तो मैक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जी स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन किया है तो जी स्कोर का ही रिवर्सल भी करेंगे, जी स्कोर के अकॉर्डिंग लाइन करेंगे। दीज आर बोथ, ये दोनों के लिए वैलिड है मनीष। प्रेडिक्टेड है तो वो भी कन्वर्ट करेंगे। सी, ऐसा नहीं कर सकते ना कि ओरिजिनल को तो वापस प्राइस बना लिया, प्रेडिक्शन में अभी जी स्कोर चल रहे हैं, तो दोनों को वापस रिवर्स करेंगे। ठीक है, अब बचता है कि ये वैलिडेशन कैसे होगा, कैसे होगा। नाम सुना है? एमएसई, मीन स्क्वायर एरर। आरएमएसई, रूट मीन स्क्वायर एरर। सुनिए ऐसी बात है कुछ? देखो एरर कितनी की है इसमें मेरे मॉडल में, अगर मैं बोलने लगूँ एरर कितनी की है इस मॉडल में, अभी जो वैलिडेट किया है तो कितनी की है? एक्चुअल, एक्चुअल प्राइस माइनस प्रेडिक्शन है। यार इतनी तो एरर की है, यही ना एरर हुआ इसका। राइट। अच्छा, ये कभी नेगेटिव होगी क्वांटिटी, कभी पॉजिटिव होगी। इवेंचुअली मेरे मॉडल ने तो दोनों ही बातें गलत की हैं। यार एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा प्रेडिक्ट कर दिया तो वो भी गलत, गलती है।
एक्चुअल प्राइस से कम कर दिया तो भी गलती की है। तो मेरे को ये प्लस माइनस का झगड़ा नहीं चाहिए। हाँ, तो वो तो मुझे कभी भी नहीं चाहिए होता, हर बार ही नहीं करता। देखा है तुमने? मैं हर बार तो करता हूँ ये काम, इस बार कर लो उसको। हर बार लड़ता हूँ तुमसे इस बात को लेकर। तो स्क्वायर कर लिया। और अब क्या कह रहे हैं? डिवाइडेड बाय जितने डेटा पॉइंट्स हैं, तो पर डेटा पॉइंट मुझे पता चल जाएगा मेरा मॉडल कितनी एरर कर। ठीक है जी। ये सब इस तरह से फॉर्मूले से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। वी हैव पैकेज फोरकास्ट। हाँ, यहाँ यही फोरकास्ट ही तो किया है यहाँ पे। एंड इट कंटेन्स अ डायरेक्ट फंक्शन accuracy. And what is the syntax here? Accuracy, I want to see how my prediction has fared against the actual price. So here it is, मेरी ये आप लोगों को इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैं प्रेडिक्टर वाली कॉलम से लेकर के भेज देता हूँ आपको 4-5 लाइन। यूजुअली जिन चीज़ों को आप देखोगे, जो स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं, यूजुअली इट इज़ RMSE। जब भी आपको बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा RMSE देखो या मेट। RMSE स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर एरर। अभी जो देखा था आपने मीन स्क्वायर एरर थी, और क्योंकि उसका स्क्वायर किया था आपने, अभी स्क्वायर किया था ना एक जबरदस्ती, तो इसलिए RMSE क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट भी ले लो जब सब कैलकुलेट हो। दैट इज रूट मीन स्क्वायर एरर। MAP is a little different. MAP is absolute mean absolute percentage error. मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर ये कैसे कैलकुलेट हो रही होगी? वैसे ही हो रही है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। स्क्वायर नहीं कर रहे, अब हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ले लो। कुछ नहीं यार, वही घुमा घुमा के वही बात कहने का तरीका। वैल्यू कुछ डिफरेंट आ जाएगी। थोड़ा सा टहला दिया बस इन्होंने हमें। एक्चुअल के परसेंट के बेसिस पे इसको कैलकुलेट कर इनटू 100 तो परसेंटेज। दैट इज मीन। तो मोस्टली आपको प्रॉब्लम्स में यही दो चीज़ें देखने को मिलेंगी कि RMSE कम से कम होना चाहिए, दोनों एरर है। RMSE इज रूट मीन स्क्वायर एरर, मेक इज मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तो दोनों ही एरर हैं, जितना कम हो उतना अच्छा है। अब ये कैच है इसमें, चलो पहले कर लो। आई एम हॉल्टिंग हियर फॉर अ फ्यू मिनट्स, कपल मिनट्स। रन कर लो, देख लो, कुछ क्वेश्चन आता है दिमाग में बता दो। एंड द ओनस इज ऑन यू पीपल। अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया तो मैं करूँगा फिर कुछ। However, coming back to the question, कुछ बात ऐसी जो अभी लगती है जिसमें बात करनी चाहिए, जिसकी
प्रॉब्लम क्या है पता है? RMSE नाउ इट इज 0.28 या मेक भी है, इट इज शोइंग इट इज 281। क्या समझूं इसे? ये अच्छी है, खराब है, क्या समझोगे इसको? अब एक बात बताओ, मेप अगर अगर मेप खराब लग रही है तो RMSE कैसे ठीक हो सकती है? रिजल्ट तो वही है। अरे मॉडल ने या तो अच्छा प्रेडिक्शन करा होगा या गंदा प्रेडिक्शन करा होगा, तो मेजर उसे अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा एक तरह से बहुत अच्छा आया है और दूसरी तरह से वही प्रेडिक्शन बहुत अच्छा खराब हो जाएगा। गेट टू द प्रॉब्लम, गेट टू द कॉन्सेप्ट। द प्रॉब्लम क्या है कि ये भी कोई स्टैंडर्ड चीजें नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ डेटा, ये चेंज होती रहेंगी। इनका कोई ऐसा थंब रूल या स्टैंडर्ड नहीं है। ये अलॉन्ग विद टाइम, जब यू लर्न दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि देखते थे तुम्हें लगने लगेगा कि इतना डेटा से आता था तो ये ठीक ठाक आ गई है कि नहीं आ गई। बट देयर इज अ बेटर कॉन्क्रीट वे टू डू दैट इज, पता नहीं मैंने यूज किया कि नहीं किया, कोर फंक्शन तुम्हारे सामने। कोर फंक्शन, इट इज टू कैलकुलेट व्हाट? कोरिलेशन। अरे मल्टी कोलिनियरिटी। जैसे दो वेरिएबल्स में कोलिनियरिटी देख रहे थे कि ये दोनों वेरिएबल एक जैसे तो नहीं है। अगर किसी कार का लेंथ बढ़ते बढ़ते चला जाता है तो उस कार की विड्थ भी तो बढ़ते बढ़ते नहीं चली जाती। और लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं तो पार्किंग एरिया भी बढ़ता बढ़ता तो नहीं चला जाता। ये पता है क्या होता है? जो आर स्क्वायर निकाल लेते हैं ना तुम, उस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो तो वो आर, ये वही है। आर स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। स्क्वायर रूट कर लिया तो आर इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो एक बात बताओ, अगर मेरे प्रेडिक्शन का एक्चुअल से अच्छा कोरिलेशन है तो काम हो चला। यस और नो? सीम्स लॉजिकल। इसको स्क्वायर कर रहा हूँ और इसको भी स्क्वायर कर रहा हूँ। चेक दिस आउट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आर स्क्वायर? कितनी आती है? तो द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन of your prediction against the actual value is 91.8%. ब्रिलियंट आई थिंक। कितना है? जैसा आपका मॉडल का कितना था? आपके मॉडल में कितना था फाइनल मॉडल में? फाइनल मॉडल में भी 91 पॉइंट समथिंग था। तो आपका मॉडल अब फुल प्रूफ हुआ है। यू बिल्ड द मॉडल, you build the model and it is looking like a good model, but we are not very sure about it. So we tested this model's prediction on unseen data, which is validation data in this case. And now we are predicting on this unseen data. We end up with the predicted price is correlating with actual price. I think very perfect fit.
want to show you something here. Here in the chat box. Run it. Give it a run. See what happens. I hope you realize. Tell me when you are done with this. Meanwhile, now, before we move forward, any questions, any confusion so far? Or we can take a break for a few minutes and then we will continue with. I want to show you a certain say limitations or maybe considerations of this regression analysis, this regression algorithm. Like everything, like every possible damn thing, this also has some upsides and some downsides. So we'll talk about that next. Shall we break? Shall we break for a while? Seems like a good idea. LWD is the keyword for line width. Yes, I wanted a bold line, so for that it is LWD. By default, it is. I think it is 1. I set it to 2, so it is a bit, bold. Maybe you can ping me again. Let's call it for a break, people. Let's connect again after 10 minutes. Abhilasha, I'll respond to it. Don't worry. Just leave it in the thing. Okay? See you on the other end.
Well, so we continue with consideration in linear regression. See, as you have already seen, what is the idea behind this regression? What is the idea behind regression analysis? It is geometry, right? Imaginary n-dimensional space जहां पर एक स्कैटर प्लॉट आ रहा हो, वहां पर हम एक उन स्कैटर्स को फिट करने वाला एक लीनियर स्ट्रक्चर इमेजिन कर रहे हैं। हमें इवेंचुअली हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। मशीन इज डूइंग इट्स मशीन इज लर्निंग फ्रॉम द डेटा, इट इज फिटिंग ऑन बेसिस ऑफ सम मैप्स। एक इलस्ट्रेशन अगर मैं दिखाऊं शायद समझ आ जाएगा उससे। टू डी होता तो कई बार देख चुके हो, थ्री डायमेंशनल स्पेस होता तो शायद ऐसा कुछ दिख रहा होता। नाउ देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स, तो एन डायमेंशनल इमेजिनरी ज्योमेट्री बन रहा होगा। इमेजिन करना भी मुश्किल है, उसको बनाना तो दूर की बात। So we are not going there, but algebraically we go and fit a linear equation and be done with this. कहीं आपको ये पढ़ने को मिल जाए, कोई आपसे ये बोले geometry based algorithms या distance based algorithms या यूक्लिडियन distance based algorithms, किनकी बात हो रही है? ये रिग्रेशन मॉडल्स की बात हो रही है। So there are broadly two categories of models which you will encounter. One is Euclidean distance based, एक ज्योमेट्री में काम हो रहा है। The geometry is the idea behind the algorithm, and in that geometry we are talking about distance। यही तो करते थे, अरे डिस्टेंस की तो बात कर रहे थे इसमें। अगर 2D स्पेस में होता, ये मेरा स्कैटर प्लॉट आ रहा होता, उसे फिट करने वाली कोई लाइन जा रही होती मेरी इन दिस वन। डिस्टेंस हमने मिनिमाइज करने की कोशिश की थी, ये था क्राइटेरिया हमारा कि ये डिस्टेंस कम से कम हो जाए, वो हमारी बेस्ट फिट लाइन हो जाए। So your linear regression is distance based algorithm, और इसकी वजह से इसमें बहुत सारे कुछ कंसिडरेशंस हैं विच वी शुड कंसिडर ऑल टुगेदर। हाँ जी, क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या लिमिटेशन आई थी, देख चुके हो ऐसे सारी चीज़ मोस्टली। कंसिडरेशंस, लिमिटेशंस, या इसको और एक स्टेप आगे ले जाए तो हम कह रहे हैं अजम्पशंस इन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल तब काम करेगा व्हेन वी आर एज्यूमिंग के कुछ ऐसी चीज़ें हो रही। तो देखते हैं, चलो एक एक करके। हाँ जी, पहली प्रॉब्लम देख चुके हो वैसे सब। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को एज सच डील नहीं कर सकता। क्या करना पड़ता था, बनाया है तुमने, डमी वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को एज सच डील नहीं कर पाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन रिटेन रहे, लॉस ना हो, इस वजह से हम डमी वेरिएबल बना के काम चला लेते हैं। बट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को एज सच तो डील नहीं कर पा रहे। व्हाट एल्स?
multicollinearity. If there are variables which are interdependent, my predictor variables are interdependent, they are correlated with each other or combination of each other, it may ditch my model. It will deceive my model. Manually मेरे को देखना पड़ेगा. I will have to intervene. What else? हाँ जी, yes or no? ये भी देख चुके हो. डेटा के कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स के स्केल्स इम्पैक्ट करेंगे इसको. तो आई हैव टू स्टैंडर्डाइज डेटा. नाउ जो नॉर्मलाइज करते हैं डेटा को या स्टैंडर्डाइज करते हो, दोनों में क्या फ़र्क है? नॉर्मलाइज कह रहा हूँ तो क्या मतलब हुआ इसका? मैक्सिमम से डिवाइड कर. स्टैंडर्डाइज कह रहा हूँ तो क्या मतलब हुआ इसका? जी स्कोर्स में कन्वर्ट कर. सो दैट इज इनहेरेंट. इन वर्ड्स का मतलब यही है. नाउ जो भी कर रहा हूँ, इवेंचुअली आई एम रिड्यूसिंग द स्केल ऑफ वेरिएबल्स. इट सर्व्स टू पर्पस. एक तो सारे वेरिएबल्स कॉमन स्केल पे आ जाते हैं. सेकेंडली, और कोई बेनिफिट है इसका? कोई बता सकता है? जो आपने पढ़ा था, नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन. वन थिंग इज एविडेंट कि सारे जितने भी आपके कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स हैं, दे कम डाउन टू अ कॉमन स्केल. या तो सारे जी स्कोर्स बन जाएंगे या सारे 0 to 1 के रेंज में वेरी करने लगेंगे. कुछ और भी बेनिफिट है इसका. देयर इज वन अदर बेनिफिट टू दिस. यू नो, ऐसे छोटे डेटा में पता नहीं चलेगा इतना. लाइक दिस डायमंड डेटा सेट आप डील कर रहे हो, या ऐसे आइरिस काइंड ऑफ डेटा सेट अगर आप डील कर रहे हो, तो you barely realize the difference. But when there is uh, not exactly. ठीक है, आउटलायर का तो हमने दूसरा भी इलाज सोच रखा है. एक्चुअली इट रिड्यूसेस, वी कॉल इट कॉम्यूटेशन, नहीं कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन कॉस्ट रिड्यूस करता है इन फॉर्म ऑफ टाइम. You know, when you have really huge data sets with millions of records and maybe 50 variables or 100 variables, उस समय आप कंपटीशन कर रहे हो. कहीं कोई कॉलम चल रहा है लैक्स में, कोई चल रहा है क्रोर्स में, कोई चल रहा होगा मेरे मिलियंस, कोई बिलियंस. राइट. तो उनके रिलेशन एस्टेब्लिश करने में और कंप्यूटेशन में टाइम लगाता है हर बार. तो व्हेन इट इज रिड्यूस टू 0 and 1, बिटवीन 0 and 1, या इट इज रिड्यूस टू जी स्कोर, तो कंप्यूटेशन के उस इन द फॉर्म ऑफ टाइम, इट सेव्स मी कॉस्ट. तो उसी को एक अनदर jargon term somebody has given, computation cost. ठीक है. एनीथिंग एल्स? वही जो अभी मोनिका ने बोला. इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स. देखा था आप लोगों ने ये भी. अगर डेटा में आउटलायर हुआ, फिट खराब कर देगा. एक आउटलायर को फिट करने की कोशिश में बाकी सारे डेटा से फिट खराब हो जाएगा. राइट. और कोई बात? देखते रहे ना, ये सारी बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम. इट इज ज्योमेट्रिक डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम. एक ज्योमेट्री है इसका आइडिया, वहां पर कुछ डिस्टेंस की बात हो रही थी, और उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम इसमें आ रहे हैं.
और कोई बात? Here in the chat box also. Now there is a 2-minute task for you. Pronounce it. Try to pronounce it. Yes. Call it out loud. Heterosidacity. Okay. Somebody else want to give it a try? Heterosidacity. It is always fun. You know, I enjoy this part. Heterosidacity. Okay, Jyoti, finally close. Somebody close. Yeah, this is quite a tongue twister. It is SP is heteroskedasticity. silent. Pardon? No. You pronounce, please. Heteroskedasticity. You see what a big problem this is? इसका नाम ऐसा रख दिया लोगों ने, बात करनी बंद कर देते हैं हम आपस में। नहीं कि छोड़ो, बात ही नहीं करनी इसकी। प्रोनाउंस कौन करेगा? ठीक है, नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या होता है वो समझते हैं, हमें उसकी ज्यादा चिंता है। What this eventually means is, which one to say, which one to say, which one to say. Okay, this one you remember, right? अरे ध्यान है ना ये? हाँ, 2D स्पेस में एक टारगेट, एक प्रेडिक्टर, और हमने इसको प्लॉट कर लिया और हमने कहा 10 फिट लाइन बना के दे दो, तो वो तो हमारा मशीन देता है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। से ये लाइन कोई ऐसी जा रही हो, जस्ट स्पेयर माई ड्राइंग, बट मान लो फिलहाल कैसी जा रही हो, नॉट ऐसी। इतने भी क्या घटिया हो गए ड्राइंग, धमकी बना ले। Maybe someday I can do that. To hell with this digital pen. चलो anyway, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हेटरोसिडास्टिसिटी। जस्ट सी दिस सेक्शन, इससे आगे वाला सेक्शन भूल जाओगे। दिस सेक्शन 0 to 100, कुछ पॉइंट्स का स्कैटर है और हमने एक बेस्ट फिट लाइन बनाई है, बड़ी अच्छी बात है। इस लाइन ने कुछ एरर्स किए हैं, कुछ एरर्स की।
ठीक बात है। अगले सेक्शन में देखो, दिस सेक्शन 100 to 200, ये बेस्ट फिट लाइन थी। हाँ जी, एरर्स में क्या पैटर्न देख रहे हो आप? यहाँ पे भी कुछ एरर किए थे, लेकिन कैसे किए थे? बहुत ही छोटे छोटे, थोड़े बहुत। इस सेक्शन में कैसे एरर कर रहा है ये? कैसे एरर कर रहा है ये? देख रहे हो? दिख ही रहा है, सामने है। समझ रहे हो? एरर काफी बढ़ गया है अभी ना। ये दोनों भूल जाओ, इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो। पे अटेंशन टू थर्ड सेक्शन, दिस 200 ऑनवर्ड, 200 से 300। अगर ये वाला सेक्शन छोड़ दो, ये वाला सेक्शन ना देखो, बस ये वाला सेक्शन देखो, हमारी बेस्ट फिट लाइन जा रही है और कैसे एरर कर रही है? ऐसे, ऐसे। यस और नो? और सच्चाई पूछो, अगर इफ पे अटेंशन रियली, तो तीसरा सेक्शन देखने में ऐसा लग रहा है कि इस स्कैटर की तो बेस्ट फिट लाइन होनी भी नहीं चाहिए। स्कैटर ही ऐसा है, इफ इट इज इंडिपेंडेंट पोर्शन, तो ये तो होती हुई नहीं दिख रही मुझे बेस्ट फिट कहीं से। समझ रहे हो? लग रहा है ना ऐसा? This is the phenomenon of heteroscedasticity, that your scatter is not uniform along with the range of predictor variable. The scatter, इसकी रेंज जो है वो वाइड होती चली जाती है। यहाँ पर था दिस एरर्स वर इन समथिंग रेंज, अगली उसमें दिस एरर्स वर इन सम मोर डिस्टेंट रेंज, अगले में कुछ और ही रेंज चल रही है। So this is the phenomenon of heteroscedasticity. ठीक है जी, समझा जी? तो लोग आपको कैसे बताएंगे इस फंडे को? लोग सीधे सीधे बता देंगे ना, सीधी बात नहीं बताएंगे। लोग आपको इसी बात को कैसे बताएंगे? दैट वेरिएंस इन error term, heteroscedasticity means that variance in error term should not show any pattern. That is consideration in linear regression. अगर variance in error term will show pattern, that means there is heteroscedasticity. दोबारा बोल रहा हूँ, register it. People will say that the consideration of linear regression is that variance in error terms should not show any pattern. If it is showing some pattern, it means there is heteroscedasticity. Your data is heteroscedasticity. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब वही हुआ जो बता रहा था, कुछ नहीं हुआ मतलब इसका। बेवकूफ जैसे बात कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें। देखो क्या हुआ, आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग। अगर मैं, यार जो लीनियर फिट आई थी, अगर मैं लीनियर फिट आई थी, एक्चुअल डेटा पॉइंट्स ये मैं कह रहा हूँ, इस लाइन से, लाइन ने कितनी कितनी एरर की है इन डेटा पॉइंट से, ये मेजर कर लूँ, मेजर कर लूँ, पता चल जाएगा ना एरर कितनी हुई है। और कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ प्रेडिक्ट कर दो इससे लीनियर मॉडल 1 जो बनाया है आपने अभी,
कौन से डेटा पे कर दो, यहाँ वैलिडेशन वगैरह तो करना नहीं, डेटा इज डीएफ इटसेल्फ। तो हर पॉसिबल टीवी बजट के लिए एक प्रिडिक्शन तो आ गया, ये तो प्रिडिक्शन आ गया मेरे मॉडल का, यानी वही लीनियर फिट आई होगी, ये भी देख लो। लीनियर फिट ही आई होगी। काफी हद तक जो डेटा ओवरलैप हो रहे होंगे, यानी सेम टीवी बजट के लिए दो अलग अलग सेल्स आ रही होंगी, वहाँ पे ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी किया होगा। एरर टर्म कितनी हुआ है? व्हाट इज द एरर टर्म है? डीएफ डॉलर सेल्स एक्चुअल माइनस प्रेडिक्शन, दिस इज द एरर टर्म। Let's plot this error term. Is equal to line, maybe color is equal to does this seem okay? Is it so? Did I drop my voice? Please confirm if I am audible. Okay, in between perhaps I dropped it. Just give me a minute. Just give me a minute. Okay, so let's do this again. Maybe there was some glitch in connection, and maybe I was tweaking the code also. I was not also very attentive. What we have established so far is डेटा तो ऑलरेडी heteroscedastic है, ऑलरेडी heteroscedastic वो तो दिख ही रहा है, तो फंडा तो यही था। अब मैं वो बता रहा था कि लोग क्या कहते हैं कि एरर टर्म में वेरिएंस आता है एंड इट शोज सम पैटर्न, देन इट इज heteroscedasticity।
हाँ तो आएगा ही ना। एरर वी हैव एस्टेब्लिश्ड, so linear model 1 we have created it and we are predicting this linear model. Let's not predict this kind. Okay, I am arranging this in order of टीवी बजट। तो जैसा यहाँ प्लॉट में दिख रहा है आपको, टीवी बजट इंक्रीजिंग 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 और उसके साथ एरर टर्म में डिफरेंस आता चला जा रहा है। यही हो रहा था, इसी को बोला है ना हेटेरोसेडास्टिसिटी। तो एज प्रेडिक्टर वेरिएबल्स रेंज वेरीज, एरर टर्म, द वेरिएंस इन एरर टर्म विल वेरी। तो देख लेते हैं। तो डेटा हमने अरेंज कर दिया है टीवी बजट के अकॉर्डिंग एंड नाउ आई एम कैलकुलेटिंग एरर टर्म में डीएफ डेटा फ्रेम में बना रहा हूँ। एरर टर्म क्या होगी, सेव माइनस प्रेडिक्टर, प्लस हो सकती है माइनस हो सकती है। Spread sales this was equal to predict by linear model 1, data is TF itself, so nothing surprising so far. पे अटेंशन, मैंने डेटा पहले ही अरेंज कर लिया था, मैं एरर टर्म को अरेंज नहीं कर रहा हूँ। एरर टर्म वैसी है जो उसके ऑर्डर में आ रही होगी। अब देखना है कि ये पैटर्न आता है कि नहीं आता। When you plot this, it shows you this kind of thing. What do you say? क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो सोच रहे थे। एरर टर्म में वेरिएंस कुछ पैटर्न शो कर रहेगी तो डेटा हेटेरोसेडास्टिक होगा। एरर टर्म में वेरिएंस आ रहा है और वो वेरिएंस कुछ पैटर्न दिखा रहा है। हाँ, इसी की बात हो रही थी। So this is the phenomena of heteroscedasticity. Bloody really it is a tongue twister. It is, मेरी भी जबान छोटी हो गई है बड़े-बड़े नाम लेते-लेते। पता नहीं सीधे-सीधे नाम क्यों नहीं रखे गए लोगों से इनके। ठीक है। So this one is another thing. ठीक है, हेटेरोसेडास्टिसिटी भी समझ आया। Now prior to that, prior to everything else, there was another assumption. Assumption कह लो या कंसिडरेशन कह लो, जो भी थी। What was that? यहीं से तो बात शुरू हुई थी। पहली assumption is that there is linear correlation दो वेरिएबल्स में लीनियर कोरिलेशन है, तभी लीनियर रिग्रेशन फिट कर रहे हो ना। कहने का मतलब
अगर दो वेरिएबल का रिलेशन ही कुछ ऐसा है, हाँ जी, कौन सी लाइन बेस्ट फिट करेगी इससे? अब तुम बोल दोगे तो बेचारा करेगा तो सही कुछ ना कुछ, शायद ऐसे कोई फिट कर लाए, या मे बी ऐसे कोई फिट कर लाए, बट दिस वाज द बेसिस ऑफ एंटायर, ये कहानी जितनी भी कही है हमने, दैट वी आर assuming that there exists some correlation which is nearly linear. अरे रिमेंबर मैंने बात की थी ये, अगर ऐसा रिलेशन दिख रहा है दो वेरिएबल का, कौन सी बेस्ट फिट लाइन बनाओगे इसकी? लीनियर रिग्रेशन करोगे क्या आप भी? नहीं चलेगा ना अब। अरे हो के निपट लिए, इंटेंस हो गया क्या? हो तो गया थोड़ा सा आई थिंक। चलो वेरी फाइन, इट इज ऑलमोस्ट टाइम आई थिंक, इससे आगे नहीं चल रहा, जितना बताया है इतना ध्यान रखना। नहीं अभिलाषा, एक्चुअली यू हैव सीन द डेटा, यू डिडंट रियलाइज इट। दिखाऊं? चलो दिखा देता हूँ जल्दी से, 5 मिनट तो है अभी। अब ये है ना, परेशान मत हो जाना कि ये पता कैसे चलेगा, ये दिखेगा कैसे। ये आएगा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में रहोगे। फिर हाँ, इज्जत से बोले तो एक्सपीरियंस, जलालत से बोले तो बुढ़ापा, ये उसी से आएगा। हाँ जी, यही सब किया था, यही सब किया था अभी डायमंड डेटा सेट में। व्हाट डिड यू मिस? यू मिस दिस। हालांकि मैंने बोला भी था कि देख लो, देख लो कुछ दिखाई दे रहा हो तो। देखो, दिस इज प्राइस वेरिएबल और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है। ये जब भी ज्योमेट्री में आएगा, टारगेट वेरिएबल है, ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं तो आएगा, कोई सी एक्सेस पे बैठेगा जाके उन्हीं एन डायमेंशंस में। जब भी बैठेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा। जब भी इसे कोई लाइन बेस्ट फिट करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कर पाएगी। अरे कितनी भी अच्छी लाइन फिट कर लेना इसे, कितनी भी अच्छी लाइन फिट कर लेना, एरर करेगी ही करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा है उसका। डिस्ट्रीब्यूशन ही कुछ ऐसा है उसका। थिंक अबाउट इट। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, नॉट डायमंड डी एफ प्राइस, मैं कह रहा हूँ लॉग ऑफ दिस डायमंड प्राइस। ये तुम्हें पढ़ने को भी मिल जाएगा, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन या वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अगर मैं प्राइस की जगह लॉग प्राइस को फिट करने लगूँ, फिर लॉग ऑफ प्राइस फिट करके देखो, लॉग आ जाएगा तो उसे लॉग से वापस प्राइस में बना लूंगा कैसे ना कैसे। वो तो मैं टी स्कूल से भी बनाता ही हूँ, देखा है तुमने, वो तो आता है मुझे मैथ करना। अरे किसी चीज़ का लॉग लिया है तो एंटी लॉग ले लेंगे उसका, ई की पावर में रख लेंगे, एंटी लॉग हो जाएगा। व्हाट डू यू से?
हाँ जी, अब बैठ जाएगी लाइन इस पे, स्ट्रेट लाइन। दिखा देता हूँ, यकीन नहीं आ रहा तो चलो वो भी दिखा देता हूँ, रुको। मुझे एक ट्रिक मिल गई कि डायमंड डीएफ में प्राइस की जगह अगर लॉग ऑफ प्राइस रख लें, डायमंड डॉलर प्राइस को कन्वर्ट कर दो लॉग ऑफ दिस, और बाकी सब वेरिएबल से सिर्फ आउटलायर रिमूव किए हैं। यहाँ तक सब चीज़ें कॉमन चल रही है। स्केल कर दिया, डमी बना दिया, सेट सी, ट्रेन वैलिडेशन, सब कुछ पता है तो तुम्हें। मॉडल 1 सारे वेरिएबल ले लो, मॉडल 2 स्टेप रिडक्शन। यहाँ तक तो दिमाग ही नहीं लगाना था, आगे सोचेंगे क्या करना है। पे अटेंशन। इसका मतलब, वो स्ट्रेट लाइन वाकई बैठी है उस पर। पहले कितनी भी अच्छी फिट आ रही थी, कुछ एरर कर रही थी, तो आर स्क्वायर्ड हमारी कुछ 9291 कुछ चल रही थी। कुछ भी अलग थोड़ी करा है, एक ही काम तो किया है बस। बस एक ही काम तो किया है, एक डेटा जो नॉन लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड था उसे एक लीनियर स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म किया है। अब तुम ये पूछो मुझसे कि ये लॉग क्या क्यों लिया, लॉग ही क्यों लिया, तो हाँ, तो उसी की बात कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से दिखाई देना शुरू होगा कि ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हो। ठीक है, तो मुझे एक्सपीरियंस से दिखा है, तुम्हें बुढ़ापे से दिखेगा। No, 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 don't feel offended. I mean, no harm. Just kidding. Just kidding around. You know me, I do that. कार्स वाला डेटा सेट है आप लोगों के पास। अभी एक एंड टू एंड मॉडल ट्राई करेंगे आप उस पर। नाउ यू हैव ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स इन योर क्वायर। ठीक है, तो उस पर एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऐसे ही, you will clean the data properly, transform the variables as and when required, outlier treatment, this treatment, that treatment, everything end to end. Finally, split the dataset into train and validation. Build a model and tune that model properly. No multicollinearity, no VIF, no insignificant variables. And finally, go ahead for predictions. And let's see कि आपके predictions कैसे आते हैं। ठीक है, और once you have, I will expect submissions by Friday. जब आपके submissions आ जाएंगे, I will share with you my code for the same exercise. Just to give you a broad thing कि अगर मैं कर रहा होता तो कैसे कर रहा होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि I am very confident you will do a fantastic job and if any of you do better than me, उसकी पार्टी मेरी तरफ से। ठीक है, चलो डन। डन है, चैलेंज पक्का पक्का। चलो ठीक है।
Okay, so you are free to take help of your peers, and you already know Google, you already know Stack Overflow. Very fine then. Let's go. Let's do some linear regression. Okay, ji. Very well then. So let's call it a day. Let's wind it up for today. I'm turning off recording, but if there is any question, query, I'll stay for a while. If there is no further question, yes, you are very welcome, and you are free to leave. Bye bye. Take care. See you tomorrow.